सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक शोध के चरण के विषय में। क्रियात्मक शोध क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व ऑलरेडी कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। क्रियात्मक शोध हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यानी कि जो भी समस्या हमारे सामने आती है उसको एक निश्चित योजना बना करके किस तरीके से हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, यही है क्रियात्मक शोध। दोस्तों, क्रियात्मक शोध के द्वारा कोई भी संस्था हो, विद्यालय हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। यानी कि केवल और केवल यहाँ पर शिक्षा या शिक्षक की या प्रधानाध्यापकों की बात नहीं हो रही है, बल्कि कोई भी संस्था हो, सभी लोग इसका पालन करके अपनी समस्याओं का, जो भी उनके संस्थान में, उनके विद्यालय में समस्याएं आती हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कितने चरण है। टोटल 8 चरण है और 8 को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रथम है समस्या चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ समस्या क्या है, उस समस्या को पहले आप पहचानिए। तो देखिए, किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाए। यानी कि आपके पास एक समस्या होनी चाहिए जिसका आपको समाधान करना है। समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है अनुसंधान की। अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए जिसे वह हल करना चाहता है, क्योंकि समाधान हेतु की गई समस्त क्रियाएं भी समस्या से संबंधित ही होंगी। जब शिक्षक या अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का ही पता नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए समस्त प्रयास निरर्थक ही होंगे। अतः किसी समस्या का समाधान खोजने से पूर्व उस समस्या को भली भांति समझा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि समस्या का चयन करना है, यह सबसे पहला चरण है। इसके बाद दूसरा है समस्या को परिभाषित करना। इसके अंतर्गत जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में आपका उस समस्या से क्या तात्पर्य है। उदाहरण के लिए वर्तनी वाली समस्या को ही बताइए कि अधिकतर लड़के लिखने में अशुद्धियां करते हैं, वह बीड़ी का बीड़ी लिखते हैं इस तरीके से, और फूल को क्या लिखते हैं, फूल। तो इस तरीके से ये जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, इसका मतलब कि बच्चे मात्राएं नहीं सही से लगा पाते हैं, या जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो यह समस्या क्या है, वर्तनी संबंधी समस्या है। इस समस्या को हमने क्या नाम दिया कि बच्चे लिख नहीं पाते हैं ठीक से, तो ये समस्या है टीचर के सामने। ठीक है, कि बच्चे वर्तनी नहीं सही से शुद्ध रूप से लिख पाते हैं, कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ पर छोटी ई की, कहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, कहाँ पर छोटा ऊ की, इन सब के बारे में बच्चों को ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस समस्या का हल हम ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, तृतीय चरण जो है वो है समस्या सीमांकन। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए यह समस्या स्कूल में जितने बच्चे हैं, जैसे कक्षा 5 तक की बात अगर मैं करूं प्राइमरी स्कूल की, तो उसमें आप किसी भी क्लास के बच्चों को आप ले लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे क्लास में जिन्हें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जरूर आती होंगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर किस मात्रा का प्रयोग करना है वो नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया समस्या सीमांकन का मतलब है कि आप उस समस्या को एक सीमा में रखिए, यानी कि आप पूरे पांचों के पांचों क्लास के बच्चों पर ये अनुसंधान मत करिए। आप जिस क्लास के क्लास टीचर है, मान लीजिए क्लास 3 के आप क्लास टीचर है, तो 3rd के बच्चों को ले लीजिए या 2nd के बच्चों को ले लीजिए, 1st के बच्चों को, 3 क्लास आप करिए, कम से कम 3 क्लास ले लीजिए, लेकिन 5 के पांचों क्लास के बच्चों को अनुसंधान में शामिल मत करिए। पहले आप यहाँ पर एक अनुसंधान कर रहे हैं, उस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं एक चरणबद्ध तरीके से। तो अगर आप सभी बच्चों को ले लेंगे तो सही से अनुसंधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बच्चों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप कम से कम बच्चों को लेने की कोशिश करिए, यानी कि आप अपने क्लास के बच्चों को ले लीजिए और 1-2 क्लास के और बच्चों को ले लीजिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि समस्या का जो क्षेत्र है वो सीमित रखिए, बहुत व्यापक मत रखिए, पूरे स्कूल के बच्चों को मत इसमें शामिल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां आप कार्य करेंगे। यानी कि आप क्लास, अगर 3rd आप क्लास टीचर है इसके, तो 3rd को ले लीजिए, 2nd को ले लीजिए, 1st को, यानी कि कम से कम 3 क्लास आप ले लीजिए। उदाहरण के लिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां सभी कक्षा के छात्र कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी है, परंतु आप सभी कक्षा के छात्रों को नहीं ले सकते हैं।
आपको अपनी कक्षा और सीमित कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी और इस सोपान के अंतर्गत उस पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आप अपना अनुसंधान कार्य करेंगे। यानी कि इसमें आपको उल्लेख करना होगा कि आपने क्लास 3rd, 2nd और 1st के बच्चों को अनुसंधान में शामिल किया है या आप इनके ऊपर इस अनुसंधान को या क्रियात्मक शोध को कर रहे हैं। इसके बाद देखिए चतुर्थ सोपान है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। इस सोपान के अंतर्गत उन कारणों पर विचार करना है जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मूल कारण है, जैसे कि बालकों का अशुद्ध उच्चारण, यानी कि क्या कारण है इस समस्या के, तो इसमें बालकों का अशुद्ध उच्चारण हो सकता है क्योंकि बच्चे गलत उच्चारण करते हैं, इस वजह से गलत लिखते हैं। इसके अलावा वर्तनी संबंधी नियमों से अनभिज्ञ होना, यानी कि बच्चों को नियम ही नहीं पता है कहाँ पर बड़ी की मात्रा लगानी है, कहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है, इन सब के बारे में बच्चों को ज्ञान ही नहीं है। इसके अलावा उच्चारण का स्थानीय प्रभाव, यानी कि बच्चे जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसी उनकी भाषा है, वह उसी के अनुसार वह उन वाक्यों को या शब्दों को लिखते हैं जिसकी वजह से उन्हें वर्तनी का ज्ञान नहीं है। तो अब ये 3 आपको कारण मिल गए। अब इन कारणों पर आपको विचार करना है और ढूंढना है कि इसमें से प्रमुख कारण कौन सा है उन बच्चों के वर्तनी की अशुद्धियों के लिए, यानी कि उन वर्तनी की जो अशुद्धियां बच्चे करते हैं उनका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारण कौन सा है इसमें से, तो हमें अब प्रमुख कारण ढूंढना है। इसके बाद देखिए 5वां है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, यानी कि अब हमें जब समस्या का कारण मिल गया तब हम उसके समाधान के लिए क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। यानी कि इस सोपान के अंतर्गत उन क्रियाओं पर विचार कीजिए जिसके द्वारा समस्या के ऊपर दिए हुए कारणों को मिटाया या दूर किया जा सके। उदाहरण के लिए हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई क्रियाएं अपना सकते हैं। जैसे पहले छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्राय अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, इस पर सभी शिक्षक बैठकर विचार कर सकते हैं। यानी कि अब हमें परिकल्पना करनी है तो हम सभी शिक्षकों को इकट्ठा करके और इस पर हम कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई विचार विमर्श कर सकते हैं कि अधिक से अधिक संभावित उत्तर हमें क्या करना है, ढूंढना है। जो 5वां सोपान है या 5वां चरण है, इसके अंतर्गत क्रियात्मक परिकल्पना है और इसमें हमें क्या करना है, कितनी परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं, कितना उस समस्या का कितने उत्तर बन सकते हैं, हम ये सभी टीचर मिलकर के हमें यह सोचना है कि कैसे हम बच्चों की जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उन्हें हम दूर करें, किस प्रकार से परिकल्पना, अधिक से अधिक परिकल्पना और सोच के माध्यम से या विचार विमर्श करके। 6वां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, यानी कि इस सोपान के अंतर्गत आप उन सब बातों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकें। उदाहरण के लिए वर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और उसके लिए उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं। यानी कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, जो 6वां आपका यहाँ पर सोपान है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे प्रयत्न करने के बाद भी कहाँ पर गलती कर रहे हैं, मूल्यांकन के पश्चात हम परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और जिन जिन शब्दों में अधिक से अधिक बच्चे गलतियां कर रहे हैं उन शब्दों की हम क्या कर ले रहे हैं, सूची बना ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां है विश्लेषण। इसके अंतर्गत समस्या के समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों या प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सांख्यिकीय गणना के आधार पर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन आया। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। यानी कि जब आपने सिखाया बच्चों को उसके बाद भी कहाँ पर गलतियां रह गई, आखिर में जो आपने सूची बनाई उन शब्दों की, उन शब्दों में बच्चों ने आखिर में क्यों गलतियां की, ये आपको इसमें सोचना है 7वें सोपान में। 8वां है निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसका उल्लेख कीजिए और बताइए कि विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया। जब आपने ये पूरा शोध किया, आपने ये देखा कि कुछ ऐसे शब्द रह गए जिन्हें बच्चों ने गलत किया या जो आपने सूची बनाई, फिर आपने उस पर विश्लेषण किया आखिर में क्यों इन बच्चों ने इन शब्दों को गलत किया और उसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर में जो आपने पूरा शोध किया था उसका क्या निष्कर्ष निकला और किस तरीके से आपने उसका समाधान ढूंढा। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये 8 चरण आपको समझ में आ गए होंगे।
दोस्तों 8वें चरण के बाद अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों को, केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या फिर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABS से सभी को। दोस्तों जो क्रियात्मक शोध है मैंने अभी आपको बताया है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे छात्र हो, चाहे BSc हो, ABS से कोई भी हो, अधिकारी हो, सभी लोग क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका ध्येय वाकई है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो आप, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप प्रधानाध्यापक हैं, चाहे आप BSc हैं, चाहे आप SDI हैं, किसी भी पद पे हैं, आप इस तरीके से क्रियात्मक शोध के चरणों को अपना करके आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस में है SS स्टीवेंस, स्टीफन M कोरे, GS हेल्मस्टेडेटर, इसके अलावा ब्रडफील्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टीफन M कोरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। आपको पता है क्या कहलाता है, 2016 में पूछा गया है। इससे पहले जो मैंने बताया है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जितने भी दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं मैंने सभी को यहाँ पर लिया है। तो देखिए, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या फिर वैज्ञानिक शोध। आपको पता है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। किसने किया था? स्टीफन M कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने या वुडरो ने। तो आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में किसने प्रयोग किया था? स्टीफन M कोरे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टीफन M कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध या फिर वैज्ञानिक शोध। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में इसी का आंसर यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध। तो स्टीफन M कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध किया था, याद रखिएगा आप लोग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इज एन टेल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इंप्रूव एजुकेशन या फिर टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा है। यह कथन किसका है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, या समस्या हमारी और हल भी हमारा। आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रियात्मक शोध। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, याद रखिएगा। देखिए 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान या फिर कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो राइट आंसर है समाधान का पूर्व अनुमान। यानी कि समाधान का पूर्व अनुमान का मतलब है कि हम किसी भी समस्या का समाधान कैसे ढूंढते हैं, परिकल्पना के माध्यम से, उसके तरह तरीके के कितने तरीके से इसका हल हम ढूंढ सकते हैं, तो इसको हम पूर्व अनुमान ही कहते हैं, समाधान का पूर्व अनुमान। तो इस तरीके से आज आपने पूरा क्रियात्मक सोच चैप्टर भी खत्म कर दिया, सभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब केवल एक चैप्टर बचा हुआ है आप लोगों का, इसके बाद आपका ये पूरा पेपर समाप्त होने वाला है। बस आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, हिंदी हो, SST हो, मैथ्स हो, सभी विषयों को आप पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर इसकी आपको फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की फ्री PDF हम देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं
और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक बच्चा सरकारी टीचर बने, इसीलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए। तो प्लीज आप लोग चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, और अपनी कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहेंगे। तो बस ऐसे ही दोस्तों बने रहिए, आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।